बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनावों के रण की। 199 सीटों के लिए मतदान हुआ। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। मतदान के बाद अब कड़ी सुरक्षा में ईवीएम कैद हैं। ईवीएम स्ट्रांग रूम में है। ईवीएम वाली जगहों पर पुलिस बल तैनात है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। 3 दिसंबर को अब मतगणना होगी। प्रदेश में आपको बता दें 74.13% मतदान हुआ है। वोटिंग परसेंटेज 74.13% मतदान, जिसे माना जा रहा है कि राजस्थान से थोड़ी उम्मीद और ज्यादा थी, लेकिन यह भी बुरा नहीं है। 75% के लगभग मतदान राजस्थान में हुआ है। मतलब बढ़ चढ़कर युवाओं ने, बढ़ चढ़कर राजस्थानियों ने इस मतदान की प्रक्रिया में अपना योगदान दिया है और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब क्या निर्णय राजस्थान की जनता ने लिया है। 3 तारीख को साफ हो जाएगा। ईवीएम वाली जो जगह, यानी जिन स्ट्रांग रूम में ईवीएम्स रखी गई हैं, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी के पुख्ता इंतजाम और ईवीएम मशीन्स बिल्कुल सेफ्टी के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब ईवीएम मशीन्स को रखा भी जा रहा था, तब भी लगातार आपने तस्वीरों में देखा कि निर्वाचन अधिकारी खुद अपनी मौजूदगी में ईवीएम मशीन को रखवा रहे थे। और अब ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में सेफ है। 3 तारीख को खुलेंगे ये पिटारे। 3 तारीख को ईवीएम मशीन में लोगों ने क्या वोट दिया है, क्या है लोगों का मन, ये 3 तारीख को खुलासा होगा। हालांकि लोग अपना जो मत है, जो अपने मन की इच्छा है, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, वो उन्होंने ईवीएम में बटन दबाकर अपनी इच्छा को कैद कर दिया है। वो 3 तारीख को पता चलेगा। और अब खबर जोधपुर से है, जहां पर जिले की तमाम 10 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखवाया गया है। इस दौरान सुरक्षा को लेकर अर्धसैनिक बलों की टीमें तैनात कर दी गई हैं। 3 तारीख को अब मतगणना की जाएगी, जिसको लेकर भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि 3 तारीख को अब दोपहर तक सभी सीटों के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। उसी को लेकर तैयारी व्यापक स्तर पर की जा रही है। तो प्रदेश में 74.13% मतदान होने के बाद ईवीएम मशीन्स को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। कड़े पहरे में ईवीएम मशीन। और ये जो तस्वीरें हैं, ये आप जोधपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। उससे पहले हम आपको जयपुर में बता रहे थे कि क्या चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस बल की तैनाती है, सीसीटीवी के माध्यम से भी पूरी निगरानी रखी जाती है। इस समय आप ये मानकर चलिए कि राजस्थान का जो पूरा प्रशासनिक अमला होगा, उसके जहन में ईवीएम मशीन्स के अंदर जो लोगों के मत कैद हुए हैं, उनकी रक्षा कैसे करनी है, यही घूम रहा होगा। और अब स्ट्रांग रूम के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ ही ये जो सिक्योरिटी है आप देख पा रहे हैं। मतदान समाप्ति हो गई है और स्क्रूटनी भी लगभग हो गई है। मैं आपके माध्यम से जोधपुर की जनता को धन्यवाद दूंगा कि बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान हुआ। अब 3 तारीख को काउंटिंग होगी। उसमें जो हमारे स्ट्रांग रूम्स हैं, जो सील्ड हैं और सीसीटीवी फुटेज और सीएपीएफ की मॉनिटरिंग में है, उसको स्ट्रांग रूम्स को खोला जाएगा और 3 तारीख को रिजल्ट हम कोशिश कर रहे हैं दोपहर तक। हमारे सहयोगी जितेंद्र डूडी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सभी जगहों से जो खबरें आ रही हैं इस समय स्ट्रांग रूम की निगरानी की और ईवीएम मशीन की सिक्योरिटी की आ रही हैं, क्या व्यवस्था आप देख पा रहे हैं जोधपुर में स्ट्रांग रूम के बाहर? बिल्कुल नंदनी, बता दूं कि जोधपुर में भी ईवीएम जो है स्ट्रांग रूम में रख दी गई है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो अधिकारी है उनके पैरे में रखी गई है। कई जवान जो है यहाँ पर तैनात किए गए। मैं जिस जगह खड़ा हूँ, मेरे पीछे भी जो है जवान है। मैं कैमरा पर्सन संजय को कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से पीछे जो है सीमा सुरक्षा बल के जवान और पुलिस के आला अधिकारी लोग तमाम जो है इस जगह पर तैनात है और तैनाती के साथ ही जो है यहाँ पर सुरक्षा कर रहे हैं। 10 विधानसभा सीटें हैं जोधपुर की
इन तमाम 10 विधानसभा सीटों पर जो है विभिन्न जगहों के स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। इस जगह पर सीमा सुरक्षा बल के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जो है नजर रखी जा रही है, क्योंकि ईवीएम जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और 3 तारीख को ये जो भाग्य का फैसला है जो खुलेगा और उसके बाद पता चलेगा कि किस प्रत्याशी के सिर पर जो है जीत का शहरा बन रहा है। ये जो ईवीएम है तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता भी अभी कुछ देर पहले यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर गए हैं। कहीं ना कहीं हर चीजों की जो है पुख्ता जानकारी और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के बीच में ईवीएम रखी गई है। जी जी बिल्कुल जितेंद्र, तो पुख्ता व्यवस्था ठीक है, जो तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो हमारे जवान हैं जो इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, इसके अलावा टेक्निकल रूप से अगर हम देखें सीसीटीवी के माध्यम से टेक्निकली किस तरीके से नज़र रखी जा रही है, क्योंकि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर एक तरफ कंसर्न प्रशासन का तो होता ही है, वहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कार्यकर्ता होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वो भी पूरी तरीके से निगरानी रखते हैं कई बार। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की बात करूं तो पूरे ईवीएम जो है सीसीटीवी कैमरे के अंदर रखी गई है। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे ऑन है। तमाम जो अंदर कुछ भी हलचल है वो रिकॉर्ड की जा रही है। कोई भी ईवीएम जो स्ट्रांग रूम है उसके नजदीक किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। जिस जगह में खड़ा हूं यहाँ से तकरीबन 700 मीटर दूरी पर जो है स्ट्रांग रूम बनाया गया है। उससे पहले 3 पैरे लगाए गए। पहला घेरे के अंदर जो सीमा सुरक्षा बल के जवानों को खड़ा किया गया है, दूसरे घेरे में पुलिस के जवानों को खड़ा किया गया और तीसरा जो स्ट्रांग रूम है उसके गेट के बाहर भी सीमा सुरक्षा बल के जवान जो हैं और अन्य जो एजेंसियां उनके जवान वहां तैनात है। गेट पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, गलियारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे हैं और उन पूरे सीसीटीवी कैमरे का एक जो है रूम बनाया गया है। उस रूम में 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही। कहीं ना कहीं पूरी सीसीटीवी जो कई बार सुनने में आता है और देखने में मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टियां आरोप भी लगा देती है कि ईवीएम में ऐसा छेड़छाड़ हुई है, तो कहीं ना छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश यहाँ पे नजर नहीं आती। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। जयपुर से हमारे सहयोगी गौरव गौड़ भी जुड़ गए हैं। गौरव, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि अब ईवीएम की सुरक्षा ही इस समय प्रशासनिक अमले की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में जयपुर में क्या कुछ व्यवस्था देखी जा सकती है? देखिए, सभी जो 19 विधानसभाएं हैं उनकी ईवीएम और वीवीपैट मशीन जो है हमारे पीछे मौजूद कॉमर्स कॉलेज और जो राजस्थान कॉलेज है वहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच। अब मैं आपको सुरक्षा को लेकर के बताऊं तो इसे 3 लेयर्स में बांटा गया है, 3 घेरे बनाए गए। जो पहला घेरा है, जो आउटर घेरा है, उसके अंदर जो स्थानीय पुलिस और आरएसी के जवान वो लगे हुए हैं और जो आप देखेंगे कि अंदर का जो जोन है, जो संग्रहण कक्ष है, उसके अंदर का जो इलाका है उसके अंदर रैपिड एक्शन फोर्स को जो है आरएएफ वो उसके लिए जिम्मेदार है और वो हथियार बंद होकर के पूरी सुरक्षा का जायजा लेते हुए दिखाई देंगे। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेंट्रल घेरा, जिसके अंदर स्ट्रांग रूम मौजूद होता है, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो दी गई है सीपीएमएफ को, सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्स है। आप देख पाएंगे कि अभी जो जवान हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जो स्थानीय पुलिस है वो यहाँ मौजूद है और जो अन्य जितने भी अधिकारी, आला अधिकारी हैं वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो कर रहे हैं, जो वेब कैम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो पर्सनल जो मॉनिटरिंग है वो भी यहाँ पर लगातार जारी है। चूंकि जो कॉमर्स कॉलेज है उसमें मैं आपको बता दूं कि 10 विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम मशीनें हैं और जो बाकी 9 ईवीएम मशीनें हैं वो राजस्थान कॉलेज के अंदर रखी गई हैं। साथ ही जितने भी इलाके हैं, चाहे वो जमवारामगढ़ हो, बस्ती, शाहपुरा या अन्य जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, इस व्यवस्था के सफल संचालन के लिए सुरक्षा के जो है इंतजाम कल रात से ही पुख्ता किए जा चुके थे। चूंकि जो बसें यहाँ पर ड्रॉप करने आ रही थी उनके लिए एक चयनित स्थान बनाया गया और चयनित स्थान बनाने के बाद उनकी वहीं से जो है एंट्री पॉइंट्स बनाए गए। एंट्री पॉइंट्स बनाने के बाद उन्हें टोकन्स दिए गए और टोकन्स देने के बाद उनको अंदर वेटिंग एरिया के अंदर वेट करना पड़ा, जिसके बाद ईवीएम जमा हुई है और अब ये पुख्ता सुरक्षा के अंदर जो है मौजूद है और आला अधिकारी जो है इसकी मिनट में जो है टो करते आप देख पाएंगे। चूंकि अंदर ही नहीं, जो पूरा इलाका है, पूरे क्षेत्र के अंदर पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो गश्त करती हुई दिखेंगी। आप यहाँ पर नॉन स्टॉप जोन बन चुका है, यहाँ पर आप गाड़ी नहीं रोक पाएंगे। अगर कोई
चलती रोड पर भी गाड़ी रोक रहा है तो उसे यहाँ पर नहीं रुकने दिया जा रहा है। साथ ही जो सुरक्षा है उसके साथ साथ जो सैनिटेशन है या फिर जो अन्य चीजें हैं, जो क्योंकि कर्मचारी अंदर है वो लगे हुए हैं पुलिस के साथ साथ, प्रशासन के साथ साथ, तो उनके लिए भी जो है इंतजाम बहुत पुख्ता किए गए हैं। नंदिनी, ठीक है गौरव, अब हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। कोटा में क्या तस्वीर है संजय से वो जान लेते हैं। संजय, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जो घेरा सुरक्षा का है, जाहिर तौर पर चाक चौबंद व्यवस्था होगी, और क्या कुछ प्रावधान आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इस बार और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हर एक प्रोसीजर में इलेक्शन डिपार्टमेंट ने अपनाई है? देखिए, हर जगह तकरीबन यही आलम है। सुरक्षा का जो घेरा है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि एक तरह से अभेद किले में तब्दील हो चुका है। ये जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा का है। आपको मैं अपने साथी को कहूँगा वहाँ अंदर तक जहाँ पर स्ट्रांग रूम बने हैं उसके मुख्य द्वार तक क्या हालात है, सुरक्षा घेरे में है और पुलिस के जवान, उसके बाद सुरक्षा दलों का जवान और लगे हुए हैं और लगातार 24 घंटे ये निगरानी में रहेंगे और किसी भी तरह से यहाँ पर प्रवेश निषेध होगा। और सबसे बड़ी बात कि निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तरह से वॉच किया जा रहा है कि यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखा जाए। और इसके अलावा स्थानीय प्रशासन और स्थानीय पुलिस का भी सुरक्षा में अहम योगदान है। आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर शस्त्र लेकर मुख्य द्वार पर खड़े हैं जवान, और इसके बाद जो स्ट्रांग रूम है उसकी सुरक्षा के लिए अलग व्यवस्था की गई। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी व्यवस्था की जा रही है। देखा जा रहा है 24 घंटे कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है। और इसके बाहर, कॉलेज के बाहर, ये मुख्य रोड है कोटा का, यहाँ पर भी वाहनों को जिस तरह से आते जाते हैं, मुख्य मार्ग है, वहाँ पर ज़्यादा देर रोकने नहीं दिया जा रहा है। तो करीब करीब सभी जगहों की ये हालत है। यहाँ स्ट्रांग रूम में 6 विधानसभाओं के उम्मीदवारों के भाग्य का आप सभी हमारे साथ बने रहिए। जितेंद्र, गौरव और संजय सभी बने रहिए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और क्या कुछ प्रावधान व्यवस्थाएं की गई हैं इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। आप ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को एक बार वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं, दिग्गजों के क्षेत्र में मतदान कितना हुआ है। अशोक गहलोत जो कि सरदारपुरा से, माफ कीजिएगा, सरदारपुरा से कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा, उन्होंने वहां पर 67.09 2018 में हुई थी, तो 2023 में 64.50 हुई है। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की बात करें तो 2018 से कम ये दिग्गजों के गढ़ में वोटिंग परसेंटेज जहां कम हुआ वो आपको भी हम बता दें तो अशोक गहलोत जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है वहां पर 2018 के कंपैरिजन कम वोटिंग हुई। वसुंधरा राजे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रही है, झालरा पाटन, वहां पर पहले 78.43 था, तो ये परसेंटेज गिरकर 76.67 हुआ। इसके अलावा आप देखिए सचिन पायलट टोंक से प्रत्याशी कांग्रेस के, उनके क्षेत्र में भी वोटिंग परसेंटेज इस बार गिरा 76.70, जहां एक तरफ पहले 2018 में था तो 2023 में 73% ही मतदान हुआ। राजेंद्र राठौर तारानगर से चुनाव लड़ रहे हैं, यहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। यहां पर एक तरफ पहले जहां 2018 में 75.60% मतदान हुआ था, तो इस बार 82.30% मतदान तारानगर में हुआ है। राजेंद्र राठौर की कॉन्स्टिट्यूएंसी। गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़, यहां पर भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, 74.39 था पहले और अब 76.47 था। सतीश पुनिया जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, आमेर, वहां पर आप देखिए 80% से ज्यादा 2018 में हुई थी, तो कंपैरेटिवली यहाँ पर भी कम हुआ है इस बार, और 77.59% इस बार रहा। हमारे सहयोगी जितेंद्र डूडी हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले टेन्योर में 2018 के चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज था उससे कम हुआ है, तो ये जो वोटिंग परसेंटेज गिरा, जिन्हें हम हॉट सीटें कहते हैं, जो दिग्गजों के गढ़ हैं, वो क्या प्रभाव डालते हैं?
देखिए, निश्चित रूप से पिछले 2018 के मुकाबले इस बार वोटिंग प्रतिशत जो है सरदारपुरा विधानसभा में गिरा है। इसका कहीं ना कहीं रीजन ये भी मान सकते हैं कि क्योंकि शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र के लोग जो हैं जो वोटिंग करने आते हैं कई बार देरी से निकलते हैं, कई बार अपने बिजनेस के हिसाब से कहीं बाहर भी रहते हैं, तो उस वजह से भी समय पर वोट कास्ट नहीं कर पाते। ये भी एक बड़ा रीजन रहता है। दूसरे, इस बार निर्वाचन आयोग ने तमाम वो चीजें की है जिससे कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जा सके, चाहे वो चौराहों से लेकर पब्लिसिटी करने को हो या फिर नुक्कड़ नाटक करने का हो या फिर कोई और सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करना हो। प्रयास सभी किए गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत दिग्गजों के गढ़ में कहीं ना कहीं कम रहता है, ये देखा जाता है। और इस बार भी यही देखा गया कि दिग्गजों के जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। कई बार ये भी देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाता है क्योंकि युवा वोटर्स कहीं नए जुड़ते हैं तो उनमें उत्साह रहता है। तो इस बार जो वोटिंग प्रतिशत पिछले 2018 के मुकाबले इस बार सरदारपुरा में निश्चित रूप से गिरा है, लेकिन पूरे जिले की बात करूं तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा भी है। तो कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन विधानसभा वाइज आप चेक करें तो उसमें निश्चित रूप से कई विधानसभाओं में पिछले मुकाबले इस बार कम हो रहा है। जी ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए सभी सहयोगी। अब जरा जयपुर में दिग्गजों के गढ़ में क्या कुछ रहा मतदान की स्थिति ऑल ओवर आपको बता दें। राजधानी जयपुर में जो विधानसभा सीटें वहां पर कितना परसेंटेज वोटिंग करा, उसके बाद गौरव से बात करेंगे। कोटपुतली में 76.07, विराटनगर 75.74, शाहपुरा, चोमू, फुलेरा, दूदू, ये तमाम क्षेत्रों के आप वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं। जयपुर की बात करें तो जोटवाड़ा में 71.01, आमेर में 77.59, जमवा रामगढ़ 76.31, हवा महल 76.02, विद्याधर नगर 72.58 और सिविल लाइंस में 69.96% मतदान हुआ है। अब ये जो ओवरऑल आप परसेंटेज देख रहे हैं, अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो लगभग 70% आप इस मतदान का एवरेज निकाल सकते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, अगर जयपुर की तमाम विधानसभा सीटों के हम मतदान के आंकड़े को ओवरऑल बताएं तो ये लगभग 70% है। इसे किस तरीके से देखें इस बार के मतदान प्रतिशत को? गौरव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? गौरव से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। राजधानी जयपुर में जो अलग अलग विधानसभा सीटें हैं वहां के वोटिंग परसेंटेज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो किशनपोल में 76.87, आदर्श नगर में 72.98 और मालवीय नगर में 69.46 और सांगनेर में 70.42% जो मतदान का परसेंटेज है वो रहा। चलिए कोटा की स्थिति जान लेते हैं। कोटा में कितना वोटिंग परसेंटेज अलग अलग विधानसभा सीटों में देखने को मिला, इस बार किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला, संजय से जान लेते हैं। संजय, देखिए, कोटा की बात करें तो पिछले 2018 से ज़्यादा फर्क नहीं आया कई जगह। हाँ, पिपलधाम में जो है वो शुरू से ही प्रतिशत ज़्यादा रहा, उसके बाद सांगोद में रहा। कोटा उत्तर की बात करें तो यहाँ 74%, दक्षिण की बात करें तो समथिंग तकरीबन 73% के करीब मतदान हुआ। तो कुल मिलाकर कहा जाए इस बार ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आया। हाँ, कुछ बात इसको भी माना जा सकता है कि शादियों का सीजन होने से थोड़ा बहुत फर्क नजर आया, चूंकि कोटा शहर के 3 विधानसभा क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में आते हैं, लाड़पुरा का कुछ भाग शहर में आता है, तो शादियां होने की वजह से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, वरना 2018 के मुकाबले में ज़्यादा फर्क नजर नहीं आया। जी बिल्कुल संजय, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। उम्मीदें इस बार वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो थी, देखिए एक कारण ये बताया जा रहा था कि शादियों के सीज़न की वजह से वोटिंग परसेंटेज कहीं गिर ना जाए, लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं, लेकिन कम से कम गिरा भी नहीं कंपैरेटिवली पिछले दौर के मतदानों से अगर कंपेयर करें तो। आप देखिए मतदान का एक बार फिर से जो रिकॉर्ड रहा है वो हम दिखा रहे हैं, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और झालावाड़ का। तो मतदान के ये टॉप 5 जिले हैं। ये जो जिले हैं ये पूरे राजस्थान में उदाहरण के तौर पर सामने आए हैं। जैसलमेर में 82.32%, जहां से वहीं प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो 82.07 मतदान प्रतिशत रहा, बांसवाड़ा में 81.36 और हनुमानगढ़ में 81.30% मतदान रहा।
झालावाड़ में 80.24% मतदान का परसेंटेज रहा। चलिए अब जयपुर में वोटिंग परसेंटेज को लेकर हमारे सहयोगी गौरव जुड़े हुए हैं। अगर गौरव, जयपुर की राजधानी की तमाम विधानसभा सीटों को अगर हम जोड़ लें, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो शहरी विधानसभा सीटें हैं, अगर हम उनका एवरेज निकालेंगे तो 70 के लगभग, 70 से इनफैक्ट कम ही परसेंटेज रहेगा। इसे किस तरीके से देखें? जी देखिए, ये जो पूरा विवरण आपने बताया है ये क्रम बेस है, क्योंकि 19 जो है विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर आ रहे हैं जिनकी जो है पूरी मॉनिटरिंग हो, चाहे उनकी वोटिंग हो, पूरा जो काम है ये काम करवाना पूरा प्रशासन को ही पड़ता है। होते परेशान इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन यहाँ आता है, फिर धीरे धीरे वो सरकारी जो कर्मचारी हैं उन्हें एक्वायर करने लगता है, और अंत आते आते जैसे जैसे चुनाव आता है, आचार संहिता लगती है, तो बाकी चीज़ें भी जो है वो एक्वायर करते हुए आगे बढ़ता है। नंदिनी हाँ जी बिल्कुल। अभी फिलहाल स्ट्रांग रूम के बाहर गौरव आप खड़े हुए हैं। अब देखिए ईवीएम की जो सुरक्षा है ये भी इलेक्शन डिपार्टमेंट की ही जिम्मेदारी है और बखूबी निभाया जा रहा है। हर एक जिम्मेदारी को पूरे अगर आप ग्राउंड पर देख रहे होंगे, हर बार के कंपैरिजन में इस बार हर काम और ज़्यादा सिस्टमैटिक और ज़्यादा डिसिप्लिन करने की जो कवायद है वो देखने को मिली है। जी बिल्कुल, सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन वे के अंदर ये जो काम किया जा रहा है ये सराहनीय है। साथ ही जो टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट चीज़ों के अंदर हुआ है वो भी देखने लायक बात होगी, क्योंकि कल भी जब देखा गया मशीनें आ रही थी, मशीनों को किस तरीके से निस्तांतरण करना है, क्योंकि 19 विधानसभाओं की ये ईवीएम और वीवीपैट होती हैं, तो कैसे 10 जो हैं वो कॉमर्स कॉलेज में रखवाई गई है, बाकी जो 9 विधानसभा क्षेत्र है उनका जितना भी प्रचार सामग्री, जो इलेक्शन सामग्री है इलेक्शन के लिए जो काम में आ रही है ईवीएम और वीवीपैट के साथ, उनका भी जो है निस्तांतरण करना होता है, उनका संग्रहण करना होता है, स्टोर करना होता है, और वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट उस मशीन के अंदर जो वोट कास्ट किया गया है वो है। तो जैसा आप देखेंगे कि आला अधिकारी दर्शकों को उन तमाम सीटों का वोटिंग परसेंटेज बताना चाहेंगे जहां से सांसद लड़े थे। देवजी पटेल सांचौर से लड़े, वहां पर 80.85% मतदान रहा। किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से लड़े, वहां पर 72.27% वोट गिरा। भागीरथ चौधरी किशनगढ़ सीट से लड़े, जहां पर वोटिंग हुई है 76.18%, और नरेंद्र कुमार लड़े हैं मंडावा से 73.99%। चलिए अजमेर को लेकर उनसे जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी नवीन जुड़ गए हैं। किशनगढ़ के वोटिंग परसेंटेज को अगर देखें और ओवरऑल अजमेर की तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटिंग परसेंटेज को लेकर आपसे अगर मैं जानना चाहूं नवीन, तो किस तरीके से देखते हैं आप इसे? जी नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अजमेर की हम बात करें तो जो अजमेर का जो ओवरऑल परसेंटेज है 2018 से अधिक रहा, और इस बार 72.55% कुल जिले का मतदान हुआ है, और जिले में कुल 8 सीटें हैं। 8 सीटों में सर्वाधिक अगर हम बात करें तो नसीराबाद का परसेंटेज सबसे अधिक रहा है जो 77.07 है। वहीं अगर सबसे कम की बात करें तो यह अजमेर दक्षिण का रहा है जो 66.77 रहा है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस बार जो स्वीप की जो टीम थी निर्वाचन विभाग के अंतर्गत जो काम किए गए और जो लोगों से अपील की गई उसी का फायदा था कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और बात करें अगर किन्नर समुदाय की तो अजमेर में इस बार किन्नर समुदाय ने भी 100% मतदान किया है। अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में खड़ा हूँ जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया, और यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वह CISF के जिम्मे की गई है, और ट्रिपल लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वह की गई है। आप देख सकते हैं हथियारबंद जवान यहाँ तैनात किए गए हैं, बाकायदा मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, और CCTV कैमरे से सभी जो विधानसभा क्षेत्रों की जो मतगणना केंद्र है उनकी CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग करवाई जा रही है। नंदिनी, मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि सुरक्षा गार्ड है और ट्रिपल लेयर में ये सुरक्षा गार्ड खड़े हैं। आप CCTV कैमरा भी हमारे दर्शक देख सकते हैं। इनके जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी कि किसी भी तरह की कोई वो पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह का कोई चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हो सके। वहीं मैं आपको बता दूं नंदिनी की जो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है इसकी जो बाहर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जिम्मा राजस्थान पुलिस ने संभाल रखा, और एक DYSP स्तर के अधिकारी को
यहाँ पर तैनात किया गया है। जी नंदिनी। जी कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर 2018 के कंपैरिजन वोटिंग परसेंटेज काफी बेहतर रहा। अजमेर उत्तर भी उन सीटों में से एक है, जैसे 64% के लगभग ही 2018 में रहा था, लेकिन इस बार वो 67% गया। तो ये अच्छी बात है। कई सीटें ऐसी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं जहां पर 2018 से बेहतर मतदान प्रतिशत गया है। तो इससे किस तरीके से देखें, अजमेर उत्तर जहां से ऑलरेडी एक विधायक लगातार बनते हुए आ रहे हैं और जिस तरीके की हवा आपको नजर आई, बड़ी संख्या में लोग उतरे अपने मत का प्रयोग करने के लिए। जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको यहाँ बता दूं कि जैसा मैंने अभी पूर्व में भी बताया कि जो स्वीप की जो टीम काम कर रही थी, उन्होंने लगातार लोगों से अपील की और जो विभिन्न संगठन थे, इसके साथ ही सच बेधड़क ने भी लगातार अपील की वोटर्स से कि अपने घरों से निकले और वोट करें। और जैसा हमने कल देखा, केवल अजमेर ही नहीं बल्कि राजस्थान भर में सुबह 7 बजे जो मतगणना शुरू होने से पहले ही लोगों की लाइन वहां लग गई और 7 बजते से ही वोटिंग चालू हो गई और लगभग दिन भर ये दौर जारी रहा। बिल्कुल, कल का जो दिन था बहुत उत्साह वाला दिन था और राजस्थान का ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज भी निराश करने वाला नहीं है। ठीक है, उम्मीदें ज़्यादा होती हैं कई बार, उम्मीदें थी कि चलिए 80 तक भी चला जाएगा, लेकिन 75% जो गया है वोटिंग परसेंटेज, उसको भी जो तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं अच्छा मान रहे हैं। किशनपोल, आदर्श नगर और हवा महल, ये जो 3 सीटें हैं ये आती हैं राजधानी जयपुर की। इन सीटों पर बीजेपी ने जहां एक तरफ पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, तो वहीं कांग्रेस ने अपने कुछ सिटिंग एमएलएज को टिकट दिया। हवा महल से हालांकि टिकट आरआर तिवारी को देकर एक बड़ा बदलाव किया गया था, तो यहां पर भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इसे लेकर गौरव से जान लेते हैं। गौरव, क्या प्रतिक्रिया देंगे? ये वो सीटें हैं जिनकी चर्चा खूब हो रही थी। जी बिल्कुल, ये जयपुर का जो केंद्र है, सेंटर जिसे हम दिल कह सकते हैं, ये वो सीटें हैं। और यहाँ पर जहाँ बीजेपी ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का कार्ड चालू रखा और उसी के पीछे उन्होंने टिकट भी दिए, और टिकट देने के बाद जो प्रत्याशी रहे वो भी पुरजोर इसी चीज का समर्थन करते रहे कि राष्ट्र को, प्रदेश को और स्पेशली जयपुर शहर को इन मुद्दों पे ऊपर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। तो वहीं जहां हमने देखा कि जो आरआर तिवारी को टिकट दी गई और जो एक्सपेरिमेंट बीजेपी ही नहीं कांग्रेस की तरफ से भी किया गया, लेकिन इस चुनाव में एक चीज जो है बहुत साफ साफ देखी जा रही थी कि जो वोटर्स हैं वो बिल्कुल साइलेंट रहे, वो एंड तक इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं करने दे पाए। जो बड़े बड़े पॉलिटिकल महागुरु जो कहलाते हैं वो भी इस चीज को लेकर के एक बार को स्तब्ध थे कि हम किसके लिए क्या प्रिडिक्शन करें। नंदिनी। हाँ जी बिल्कुल, क्या प्रिडिक्शन की जाए? प्रिडिक्शन करना तो बड़ा मुश्किल इस पूरे इलेक्शन में ही बहुत सारी सीटों पर रहा और इस बार का चुनाव प्रिडिक्शन करने वाला नहीं था। जोधपुर की प्रिडिक्शन को लेकर बात कर लेते हैं। क्या जो हवा है, पहले जितेंद्र कई बार होता है कि हवा का जो रुख है वो समझ आने लग जाता है, लेकिन इस बार राजस्थान की कई सीटों पर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और कल के रुझान के बाद क्या लगता है आपको, हवा कुछ कुछ क्लियर हो रही है? देखिए नंदिनी, बता दूं कि जोधपुर में भी कोई खास हवा पता नहीं चल पा रही, क्योंकि इस बार साइलेंट वोटर बहुत ज्यादा थे, कोई भी जो है खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, जिससे कि यह अंदाजा लगाना भी राजनीतिज्ञों के लिए और खास तौर पर जो राजनीति के जो समझ रखते हैं उनको भी जो है इस बार मुश्किल लगा। क्योंकि इस बार जो भी वोटर है वो अपने दिल में रखकर वोट किया है, कोई भी वोटर खुल के सामने नहीं आया। बात कर लेते हैं 10 विधानसभा की, तो 10 ही विधानसभाओं में हाँ टक्कर सबके बीच में लग रही है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि क्लियरली वो जीत रहा है या वो हार रहा है, क्योंकि इस वक्त जो वोटर जो थे वो बिल्कुल साइलेंट मोड में अधिकांश वोटर रहे। जो वोटर खुल के सामने आ रहे थे उससे जो है क्लियर स्थिति भी पता नहीं चल पा रही। तो कहीं ना कहीं जिन सीटों पर कांटे की टक्कर रही, मैं जरा एक एक करके अपने तमाम सहयोगियों से उन सीटों के बारे में चर्चा कर लेती हूँ। हम देखिए, हॉट सीटें किसे कहते हैं? हॉट सीटें हम उन्हें भी मानते हैं जहां पर बिल्कुल कांटे की टक्कर होती है और वाकई जो हवा होती है उसे भांप पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो मुझे जितेंद्र, मारवाड़ अंचल की ऐसी एक सीट, 2 सीट मैं आपसे जानना चाहूंगी, कौन सी रही जिन पर वाकई कुछ भी कहना मुश्किल नजर आ रहा है?
मारवाड़ की बात करूं तो सीयू एक विधानसभा सीट ऐसी है जहां पे अभी भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि वहां कांटे के मुकाबले हैं। वहां पे जो प्रत्याशी हैं, यहाँ तक कि निर्दलीय भी फाइट अच्छा खासा ले रहे हैं, जो पहले बीजेपी ज्वाइन की और फिर निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा। वहीं ओशिया की बात कर लूं तो ओशिया में भी अच्छा खासा टक्कर जो है दोनों प्रत्याशियों के बीच है। अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि ओशिया में क्या होने वाला है, क्योंकि ओशिया भी काफी जो है दिग्गजों की सीट मानी जाती है और वहां से जो है दिव्या मदेना और पैरानाम सियोल टक्कर ले रहे हैं आपस में। तो अब ये कहना मुश्किल हो पा रहा है। 2 सीटें ये तो अपने सामने दिख रही है कि जो टक्कर वाली सीट बता सकते हैं। बाकी और भी कई सीटें हैं राजस्थान के मारवाड़ में जो अभी भी स्थिति क्लियर नहीं की जा सकती है कि कौन से प्रत्याशी वहां से जीत सकता है। गौरव, अगर जयपुर की हम शहर की 8 सीटों में से अगर मैं आपको कहूं कि ऐसी मुझे 2 या 3 सीटें आप चिन्हित करके बता पाए जहां पर लग रहा हो, जब लोगों से ग्राउंड लेवल पर आप बात कर रहे थे कि ये सीटें ऐसी हैं जहां पर इस टक्कर में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कौन सी वो सीटें आप चिन्हित करेंगे? जी देखिए, जयपुर की चाहे सिविल लाइन सीट हो, चाहे हवा महल सीट हो, ये जो सीटें बनी रही, चाहे आदर्श नगर की सीट हो, ये हॉट सीट्स ही रही एक तरीके से, क्योंकि जो 5 साल कांग्रेस ने काम किया, उनका दावा, उनका काम, उनकी पॉलिसीज रही और उन्होंने ये बताना चाहा कि हम काम करते हैं, काम करके दिखाते हैं और गारंटी देखें। तो कहीं ना कहीं जब बीजेपी का मुद्दा इसके अंदर आता है तो विकास के साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदुत्व, राष्ट्रवाद जो है वो सबसे पहले रखा जाता है और उसको लेकर के जब ये वोटिंग हुई है तो ये वोटिंग आपस में बहुत टक्कर की वोटिंग रहेगी, क्योंकि देखिए कि मत तो हैं वो दिए जा चुके हैं, लेकिन अब सिर्फ ये बताया जा सकता है कि जो आने वाले 8 दिन हैं उनके अंदर जो वोटिंग परसेंटेज का एक पर्टिकुलर हिस्सा है वो किसका वोट बैंक बनाए, क्योंकि कांग्रेस का खुद का एक जो है एक पुराना एक वोट बैंक जिसे कहा जाता है वो रहता है और वो एक साथ वोटिंग करता है, जिसे हम कहेंगे कि वो विकास देख के वोटिंग कर रहा है। वो लोकल का, जयपुर का लोकल है, राजस्थान का लोकल है और वो कनेक्टेड भी है। साथ साथ वो जब देखता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि सिर्फ इन सीटों के ऊपर असर इन सीटों में हुए कार्य का नहीं है, पूरे राजस्थान में जो कार्य हुए, क्योंकि यहाँ कर के लोग हैं, किसी का गांव होता है, किसी के कोई रिश्तेदार होते हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी कनेक्ट रहता है कि भाई मैं भी उस जगह से जुड़ाव रखता हूं। बिल्कुल। चलिए, अब अजमेर की मैं, चूंकि देखिए आप लोग वो हैं जिन्होंने इस पूरे इलेक्शन को जिस तरीके से कवर किया है, तो कुछ हवा का रुख, ठीक है आप लोग भी क्लियर बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन हॉट सीटों का जिक्र कर रही हूँ जहां पर आपको लगता है कि अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो मैं अजमेर की अगर बात करूं, नवीन क्या लगता है अजमेर की सबसे ज्यादा चर्चित सीट जिनकी चर्चा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में भी हुई, क्या लगता है कौन सी रही? जी, अगर अजमेर की हम बात करें तो अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र, जहां से जो पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी और पिछले 4 बार के विधायक। ठीक है नवीन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो जहां से लड़े सांसद, वहां के वोटिंग परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं। देवजी पटेल सांचौर से लड़े तो 80% के लगभग मतदान का जो परसेंटेज है वो नजर आया। दिया कुमारी विद्याधर नगर से 72.58% वोटिंग हुई। राज्यवर्धन राठौर जोटवाड़ा से लड़े और 71.01 वोटिंग परसेंटेज जोटवाड़ा का गया है। किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से वोटिंग परसेंटेज 72.27। भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से चुनाव लड़े और 76.18% मतदान हुआ है। इसके अलावा बाबा बालकनाथ तिजारा का वोटिंग परसेंटेज हैरान करने वाला है, बहुत शानदार वोटिंग परसेंटेज है, 85.15% मतदान तिजारा में हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कहां पर मतदान बढ़ा? सवाई माधोपुर, अजमेर उत्तर, शिव, डीडवाना, ये वो सीटें हैं। हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर, तिजारा, जहां पर 2018 के कंपैरिजन में ज्यादा मतदान हुआ है। हवा महल में पहले 72.90 था जो 76.26 हुआ। फिर किशनपोल में आप देखिए 2018 में 71.90% मतदान हुआ था, लेकिन 2023 में 76.87% रहा। आदर्श नगर में 72% था 2018 में, जो थोड़ा सा बढ़ा 72.98%।
तिजारा में 82.40% मतदान 2018 में हुआ था और इस बार तो शानदार परसेंटेज तिजारा में वोटिंग का देखने को मिला है। 85% से भी ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज तिजारा में सामने आया है। सवाई माधोपुर, अजमेर उत्तर, शिव, डीडवाना, इन तमाम सीटों पर भी मतदान का जो परसेंटेज है वो 2018 के कंपैरिजन में बढ़ा है। कहां कहां पर घटा है मतदान, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। चूरू, पोखरण, पुष्कर, इन तमाम सीटों पर मतदान घटा। चूरू में 2018 में 78.02% मतदान था, लेकिन ये परसेंटेज घटकर 76.10 हुआ। पोखरण में 88.30% मतदान गया था 2018 में, शानदार। और इस बार भी थोड़ा सा कम हुआ है, 87.79% रहा। पुष्कर की बात करें तो 2018 में 75.30 था और 23 में 74.64 हो गया। कामा में 81.80% मतदान हुआ था 2018 में, लेकिन 2023 में 77.80 हुआ। और रामगढ़ में 78.80 था पहले 2018 में और इस बार 77.41 हो गया है। तो चूरू, पोखरण, पुष्कर, कामा, रामगढ़, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज घटा है। वोटिंग परसेंटेज नहीं घटना चाहिए, उम्मीद यही थी कि इस बार तो बढ़ेगा, लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं घटा है। आप देख सकते हैं कि 1% का जो फ़र्क है इन तमाम सीटों पर देखने को मिल रहा है। तो कहां पर बढ़ा मतदान और कहां पर घटा मतदान, ये आपने लगातार देखा। कौन कौन सी रही हॉट सीटें, ये भी आपने देखा।